ये मान नहीं रहे ना, एक काम करो, इनको 1 लाख का जुर्माना मत करो, इनको खाली ना 1 रुपए का या 1 पाई का जुर्माना करो। अच्छा। तो वो 1 पाई का या 1 रुपए का जैसे भी जो जुर्माना था ना, वो जब हुआ तो वो उनके लिए ना बड़ी अपमानजनक बात, क्योंकि वो उनके स्टैंडर्ड का नहीं था। अब जैसे एक सबसे पुराने अग्रवालों में जो ज्ञात कवि है वो विबुध श्रीधर हुए हैं, वो उससे पहले हुए 150 साल पहले 12वीं शताब्दी में। तो उन्होंने एक मतलब जैनियों का ग्रंथ लिखा था पार्श्वनाथ चरित्र, जिसे पार्श्वनाचर्यु कहते हैं। तो उसका रेफरेंस भी है इसमें। तो उसके अंदर भी वो हरियाणा का जिक्र करते हैं। हरियाणा देश से असंख्य गांव में, यानी अच्छा। हरियाणा नाम का देश है जिसमें असंख्य गांव हैं। और वो भी लिखते हैं कि यहाँ के लोग बहुत वीर होते हैं। उन दिनों ना एक प्रतिस्पर्धा चलती थी, किसके इलाके में कितने व्यापारी हैं, जितने व्यापारी उतना ज्यादा समृद्ध इलाका। तो बल्कि वो कई नगर बसाने की भी ऐसे नींव पड़ती थी। इंडिया की जो फ्लरिशिंग इकोनॉमी थी वो सारी ट्रेड रूट की वजह से थी, और सारे ट्रेड रूट्स के ऊपर जो लीडिंग पोजीशन में थे वो अग्रवाल थे प्रॉपर नॉर्थ इंडिया में। तो सेवा कार्य तो उनको कराने जरूरी थे। सर गंगाराम है, सर गंगाराम का ज्यादातर लोगों को ये पता है कि उनका हॉस्पिटल था। वो ना तो कोई डॉक्टर थे, वो बाई प्रोफेशन तो सिविल इंजीनियर थे, बाई पैशन एग्रीकल्चरिस्ट थे, अच्छा, और बाई हार्ट फिलेंथ्रोपिस्ट थे, समाज सेवी। नमस्ते एंड वेलकम टू संगम टॉक्स। हमारा देश विविध संस्कृतियों का, विविध भाषाओं का, विविध खान पान का और विविध रीति रिवाजों का देश है। उसी श्रृंखला में बातचीत करते हुए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहित अग्रवाल। डॉक्टर मोहित अग्रवाल की ये 2 पुस्तकें आज हम इन पे चर्चा करने वाले हैं। डिकोडिंग द अग्रवाल बिजनेस सिस्टम पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर मोहित अग्रवाल एक शोधकर्ता हैं, अध्येता हैं, जिन्होंने वर्षों से एक बहुत छोटी उम्र से ही घूम घूम कर बहुत सारा डेटा खासकर अग्रवाल समाज पर एकत्रित किया है। बहुत सारी पुरानी वंशावलियों को जीवन दान दिया है और बहुत सारी वंशावलियां स्वयं भी बनाई हैं। अग्रवाल समाज हमारे देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्यों जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम, बिजनेस स्पेशली जिसके लिए वो जाने जाते हैं, धार्मिक योगदान इत्यादि के लिए जाना माना समाज है। आज हम मोहित जी से मिलते हैं और उनकी इस पुस्तक और उनके पुराने कार्य के बारे में उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। मोहित जी नमस्कार। नमस्ते जी। आपका संगम टॉक्स में जी, स्वागत है जी। मोहित जी। ये जो हमने बुक देखी डिकोडिंग द अग्रवाल बिजनेस सिस्टम, जी। हम सभी जानते हैं कि अग्रवाल समाज का जहाँ नाम आता है वहाँ जी, बिजनेस का नाम आता है, जी, लेकिन उसको डॉक्यूमेंट करना, जी, तो ये आपने किस प्रकार से काम किया? आपकी इतिहास में रुचि है जी। या केवल ये एक एकेडमिक आपका इंटरेस्ट था? जैसे मैं खुद अग्रवाल समाज से संबंध रखता हूँ, तो बचपन से ही उन लोगों के बीच में पला बड़ा हूँ। तो उनकी गतिविधियों को देखते हुए मन में कुछ ना कुछ प्रश्न आते रहते थे, और प्रश्नों के उत्तर भी धीरे धीरे पता लगते थे। उन प्रश्नों के उत्तर मिलने से फिर और कुछ नए प्रश्न दिमाग में आते रहते थे। तो उनको उनकी हर एक गतिविधि को देखते रहने की कुछ बचपन से आदत सी थी। फिर मैंने अपनी रुचिवश जो है अग्रवालों के इतिहास का अध्ययन शुरू किया। अच्छा। तो मैंने कई सारी पुस्तकें भी इकट्ठी की। हालांकि जब वो एकत्र किया था मैंने, संग्रह जो अपना तैयार किया था, वो तो वैसे ही किया था शौकिया, और बाद में समझ में आया कि वो शौकिया तैयार किया हुआ आगे काम आएगा। अच्छा। 2018 में मैंने एकाएक मेरे को विचार बना कि भाई इस विषय पे रिसर्च करनी चाहिए। तो उस समय पे, हालांकि उससे पहले भी मैंने एक बार पीएचडी करने का प्रयास किया था, पर वो असफल रहा था। बाद में फिर मैंने जब रिसर्च करनी शुरू की तो मुझे किसी ने सलाह दी कि आप ना इसको खाली हरियाणा पे आधारित रखिए। अच्छा। क्योंकि उसमें ना उनको कुछ पोटेंशियल दिखाई दिया था कि हरियाणा का जो अग्रवालों का इतिहास है उस पर काम किया जा सकता है। अच्छा। तो उसमें ना मैंने जो हमारा पुराना नेटवर्क था, जो फैमिली नेटवर्क था, अच्छा। उसका प्रयोग करना शुरू किया। अच्छा। तो आज जैसे मैं जब उस फैमिली नेटवर्क को देखता हूँ तो समझ में आता है कि वो बहुत इम्पोर्टेंट टेक्निक थी जो हमारे अग्रवालों के पूर्वज इस्तेमाल करते थे। हाँ जी, एक दूसरे से कनेक्टेड रहने की। क्योंकि उस नेटवर्क के माध्यम से ना जो है
लोगों तक पहुंचना आसान हो गया। एक ट्रस्ट पहले से ही बना ट्रस्ट होता है। एक बना हुआ था, और फिर जो है ना वो लोग रिगार्ड भी करते हैं और प्रेफरेंस भी देते हैं उस चीज़ को। करेक्ट। अदरवाइज किसी को रिसर्च के लिए अप्रोच करना, फिर उससे रिस्पांस लेना बड़ा मुश्किल काम है, सही बात है। क्योंकि लोग ना पहले आपकी वेरिफिकेशन करने में लग जाते हैं, क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं ना, लोगों को बहुत जल्दी डर लगता है। जी जी जी। तो किन किन लोगों का आपने स्टडी किया? जिन लोगों से आप मिले जी उनके बारे में भी हम बात करेंगे, जी जी पर जिन लोगों की बुक्स आपने रेफर की, जी इंडियंस एज वेल एज जी फॉरेनर्स, जी जी। कुछ नाम जो आपको लगा कि जिन्होंने अच्छा काम किया है, वो कौन कौन लोग हैं? जैसे अगर पर्टिकुलर हम अग्रवालों की हिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे, तो रिटर्न हिस्ट्री से पहले जो हमारे अग्रवालों के कुल पुरोहित थे, भाट थे, और जैसे मिरासी गाया करते थे, जोगी गाते थे, उसके अलावा ना हमारे परिवारों में इतिहास को लेके प्रचलित बहुत सी जनश्रुतियाँ थी। अच्छा। तो वो जनश्रुतियाँ कह लो या प्रसंग कह लो, उनमें कुछ शिक्षाप्रद भी हैं, कुछ प्रसंग बड़े रोचक हैं। तो उनके माध्यम से अग्रवालों की इतिहास के बारे में टुकड़ों में जानकारी मिलती थी। मुझे आपका आने वाला कार्य जो है वो आपने कहा आपने जी लोक कथाओं, कहानियों, जी प्रसंगों जी का संग्रह कर रहे हैं आप। जी जी। तो कुछ एक जनश्रुतियाँ हमें इस प्रकार की बताइए जो इतिहास के विषय में हमारी रुचि बढ़ाएंगी। जैसे ना एक बनारस में राजा पट्नीमल हुए हैं, तो ये राजा पट्नीमल का नाम ना अभी काफ़ी समाचारों में आया था जब कृष्ण जन्मभूमि का विवाद जी उछला था। जी। तो वो जो कृष्ण जन्मभूमि थी उसको उन्होंने आज से लगभग 200 साल पहले खरीदा था, अच्छा। जब ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको नीलाम किया था जगह को, जी। तो वो नीलामी में खरीदा था। हम्म। तो राजा पट्नीमल थे तो अग्रवाल और बैंकर थे, पर उनको राजा बहादुर की उपाधि मिली हुई थी। अच्छा। वो उस समय उन्होंने कई सारे सेवा कार्य किए थे। अगर मोटे तौर पे हिसाब लगाते हैं ना, तो आज से 200 साल पहले उन्होंने लगभग 8 से 10 लाख रुपए के सेवा कार्य किए थे। अच्छा। और जो उत्तर भारत के प्रमुख तीर्थ थे, हम्म। उसमें ज्वाला जी, कुरुक्षेत्र, अपना मथुरा, वृंदावन, बनारस और ऐसे अन्य कई क्षेत्र थे, उसमें उन्होंने सभी जगह पे कुछ ना कुछ बड़े सेवा कार्य किए थे। अच्छा। उनका जो सबसे महत्वपूर्ण काम मुझे जो समझ में आता है, वो यूपी और बिहार के उसमें बॉर्डर पे था, वो सारा बिहार में चला गया। नौबतपुर जिला है एक बिहार में, अच्छा। तो उसमें करमनाशा नदी है। उस करेक्ट। पे उन्होंने आज से 200 लगभग 200 साल पहले 3 लाख रुपए से पत्थर का पुल बनवाया था। अच्छा। और उस पुल को कई जने पहले बनवाने का अटेम्प्ट कर चुके थे, हम्म। पर वो फेल हो गए। हम्म। तो वो जो पुल था, उस पुल से आने जाने का रास्ता तो बनाई, उनकी कीर्ति और बढ़ गई। करेक्ट। तो उनके परिवार के कई किस्से प्रचलित हैं। उसमें एक किस्सा आता है, जब क्वीन विक्टोरिया थी, ब्रिटेन की महारानी, हाँ जी। तो उनका एक परिवार ना बग्गी लेके चलता था, घोड़ों वाली। 3 या 4 घोड़े होते थे उसमें। जी। तो महारानी ने ना ये बना दिया कानून कि कोई नहीं लेके चलेगा। वो अच्छा। आम आदमी, राजाओं को हो सकता है कोई परमिशन हो, जी। अदरवाइज और कोई नहीं लेके जाएगा। हाँ जी। तो अगर कोई लेके जाता तो उस पर 1 लाख का जुर्माना होगा। अच्छा। तो वो उन्होंने जानबूझ के उसका कानून तोड़ने की कोशिश की। जैसे पहले लेके गए पहले दिन, उसमें 1 लाख का जुर्माना भर दिया। अच्छा। उसके बाद फिर दोबारा लेके गए, फिर दूसरे दिन भरा। तो जो चालान करने वाला ऑफिसर था, वो सोच रहा है यार ये तो बड़ी गलत बात है, हाँ। ये हमारे कानून मान ही नहीं रहे, ऐसे तो लोग सब फैल जाएंगे, और कानून जुर्माना भरते जा तोड़ेंगे। रहे थे वो। हाँ, 2 दिन तो भरा उन्होंने लगातार। तो उन्होंने ना चिट्ठी लिखी क्वीन विक्टोरिया को, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को। तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन से जवाब आया, ये मान नहीं रहे ना, एक काम करो, इनको 1 लाख का जुर्माना मत करो, इनको खाली ना 1 रुपए का या 1 पाई का जुर्माना करो। अच्छा। तो वो 1 पाई का या 1 रुपए का जैसे भी जो जुर्माना था ना, वो जब हुआ, हाँ। तो वो उनके लिए ना बड़ी अपमानजनक बात थी, अच्छा। क्योंकि वो उनके स्टैंडर्ड का नहीं था। सही। उसके बाद से ना उन्होंने बग्गी ले जानी बंद कर दी। अच्छा। हाँ। अच्छा।
ठीक है। कुछ आप कह रहे थे कि जैसे अग्रवाल समाज में इतिहास को लेकर भी जनश्रुतियाँ प्रचलित जी। हैं। 1-2 अगर आप हमें बताएँ? एक तो यही है जो जी। मैंने आपको जी, बताई। जी, जी। अच्छा, मुझे लगा कुछ कहावतें भी होंगी शायद। और कहावत का तो ये जैसे एक उसमें पंजाबी में कहावत आती है, घर में खादी माल पराया। हुँ, तो एक बार क्या होता है कि ना, एक कोई सेठ अपने यहाँ किसी पंजाबी को काम पे रख लेता है, हुँ। तो वो किसी को पेमेंट लेने भेज देता उसी को, अच्छा। पंजाबी को। तो वो कहता है कि ना, जैसे जी मैं सेठ जी पैसे लेने गया ना वहाँ पे, तो उसने ना पैसे दिए नहीं, और ना वो उल्टा सीधा बोल रहा था। हाँ। तो कह रहे कोई बात नहीं भाई, हुँ। कह रहे कुछ दे रहा होगा ना, इसका मतलब हमारे से ले तो नहीं रहा ना वो, जब लेगा तो देख लेंगे। अच्छा, क्योंकि ना उन सेठ जी को ये पता था कि उससे लड़ भिड़ के कुछ नहीं होना जाना। अच्छा, अच्छा। सेठ जी को पता था कि भाई अभी हमें हमारे पैसे फंसे हुए हैं, हाँ, अगर हम लड़ाई झगड़ा कर लेंगे तो पैसे मिलेंगे नहीं वापसी। मतलब चतुर थे, उन्हें पता था किस समय क्या व्यवहार हाँ, करना है। बुद्धि चातुर्य था। अच्छा। तो वो उन्होंने ना किसी तरह उनसे बातचीत करके वो पैसे अपने निकलवा लिए। अच्छा। तो उसमें बीच में अंदर एक किस्सा उससे पहले बताते हैं कि ना, एक बार पठान की और बनिए की लड़ाई हो गई। पठान रहते थे पानीपत में पहले। अच्छा। तो वो पठान यूँ बोला, मैं जैसे पठान हूँ तो मेरी मूछें ऊपर होनी चाहिए। हुँ। और बनिए को कहने लगे कि ना, बनिए बोला मैं साहूकार हूँ, मेरी मूछ ऊपर होनी चाहिए। हुँ, तो वो कह रहा तू अच्छा एक काम कर, मेरे से लड़, हुँ। देखते हैं किसके अंदर दम है। तो वो बोला अच्छा एक, तो बनिया बोला, कह रहा वो समझदार था ना, कह रहे हमारी लड़ाई में कोई ना कोई तो मारा जाएगा, एक काम करते पहले दोनों की पत्नियों को मार देते हैं, हुँ। क्योंकि दोनों का परिवार है। तो बनिए ने ना ये कह के उसको भेज दिया, और वो फिर से अपने काम में लग गया। पठान ने आओ देखा नहीं, ताओ देखा नहीं, कुछ सोच विचार नहीं किया, जाके तलवार से मार दिया अपनी पत्नी को। फिर लड़ने आया, हाँ। तो वो तो काम काज कर रहा था। कह रहा देख भाई ये ग्राहक बैठे हैं, अब इनको अटेंड करना ज़रूरी है। हुँ। कह रहा तो एक काम करियो, कल आइयो। तो वो ना रोते पीटते चला गया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन वो जब आया ना, उससे पहले बनिए ने ना अपनी मूंछ ही साफ करवा दी थी। ना ऊपर रहेंगी ना नीचे। हाँ। अच्छा, तो वो मतलब ना अपने को कोसते हुए गया वापसी। अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्योंकि को का, तो किस्से का सार ये है कि बेफिजूल की लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। ठीक है। जो आदमी, जैसे अभी भी होता है, लोग मुकदमेबाजी में लगे रहते हैं। हुँ। जो मुकदमेबाजी में लगा रहेगा वो अपना काम नहीं कर कब पाएगा, करेगा? और जो काम करेगा वो मुकदमेबाजी नहीं कर सकता ज़्यादा। टाइम नहीं है उसके पास? हाँ, क्योंकि ठीक है, एक ही जगह तो दिमाग लग पाएगा ना जी। ठीक है। वैसे आपने करीब-करीब मेरे अगले प्रश्न का उत्तर दे ही दिया जी कि जैसे जो आप इतिहास का संकलन कर रहे जी हैं, जी अब इन जनश्रुतियों का कर रहे हैं, जी अब जैसे अब हम लोग बातचीत कर रहे हैं, बड़ा जी अच्छा जी रोचक लग रहा है। अब आज का जो जी ये समय है, ये है ही रील्स का, जी फास्ट पेस्ड एंटरटेनमेंट का समय है। जी 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 सो जैसे जो पुस्तक संस्कृति है, जी उसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं, और क्या आपको लगता है कि जो हमारा यूथ है, उसका इंटरेस्ट इसकी तरफ जाएगा? और वो उसमें से कुछ सीख पाएँगे? अच्छा जी, जैसे ना आजकल हम अलग अलग अपने विषयों के अनुसार अध्ययन करना चाहते हैं। जी। तो जब से अमेज़ॉन आया है, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है। इसके माध्यम से अलग अलग विषय की किताब घर बैठे मिल सकती है और मंगा सकते हैं। करेक्ट। तो जिसको कोई विषय के बारे में जानना है, वो जैसे एक्सप्लोर करता है, स्क्रॉल करता है अमेज़ॉन पे, हाँ। उसे कोई बुक मिल गई और हुँ, उसका टाइटल समझ में आ गया, हुँ। तो वो तुरंत मंगा लेता है। जी। तो इस प्रकार बुक्स की सेल बढ़ रही है अच्छा, ऑनलाइन, तो अच्छा। फिजिकली नहीं है इतनी सेल। हाँ। और इंडिपेंडेंस के बाद जो एनवायरनमेंट रहा या वातावरण रहा है, उसमें पुस्तक अध्ययन को बढ़ावा नहीं दिया गया। हुँ। लाइब्रेरीज में हालांकि बजट रखा गया, बुक्स इकट्ठी की गई, और लोग लाइब्रेरीज ही नहीं जा रहे।
हाँ, वो मुझे लगता है ऑनलाइन ये ढूंढते हैं। ये पर्सनल इंटरेस्ट की बात है ना, हम समाज को और फोर्स नहीं कर सकते कि वो किताबें पढ़े और या ना पढ़े। दूसरी बात क्या है, अब जैसे ना पहले तो क्या था, नेट बहुत महंगा था, आज नेट बहुत सस्ता है। सस्ता है। तो उसमें हो क्या रहा है, अब सस्ता नेट है ना, तो आप कितनी देर तक देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो खाली एक बार देखा, 1-2 मिनट कोई जरूरी काम है, नहीं तो बंद कर दिया। अब लोग घंटों लगे रहते हैं। करेक्ट। उसमें ना एक चीज का फायदा है, अगर हम उसको सही से उपयोग करते हैं। अब ना लोग अलग अलग विषयों की बातें खुद से करने लग गए हैं। सोशल मीडिया एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म बन गया इसके लिए। जी। तो उसमें हो क्या रहा है कि अलग अलग विषयों को, खास करके इतिहास का हो चाहे विज्ञान का हो, इतिहास को ही ले लेते हैं हम फिलहाल। तो अलग अलग कम्युनिटी के लोगों ने अपने पेज बना रखे हैं। हाँ। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे ग्रुप बने हुए हैं, उसके अलावा इंस्टा पे बने हुए। इंस्टा पे अलग अलग कम्युनिटीज़ के बारे में कई सारे पेज बने हुए जिसमें वो रील डालते रहते हैं। करेक्ट। अच्छा, बुक ज़्यादा लोगों तक भले ही ना पहुँचे, पर वो रील हजारों में पहुँच रही है। जी बिल्कुल, वही मेरा प्रश्न है कि ये पुस्तक संस्कृति को ये किस तरह से रिप्लेस भी तो कर रही है। तो रिप्लेस अगर देखा जाए तो वो काफ़ी हद तक तो कर देगी, पर पूरी तरीके से नहीं कर पाएगी। अच्छा। क्योंकि रील की भी एक अपनी सीमा है, लाइफ स्पैन है उसका भी, है ना। हाँ। अब रील 1 मिनट से लेके 3 मिनट तक की होती है। अच्छा। 3 मिनट में कितना कंटेंट कवर हो जाएगा। सही बात है। अगर आपको प्रॉपर अध्ययन करना है, पूरा अच्छे से अध्ययन करना है, तो आपको बुक को रेफर करना ही पड़ेगा। जी। और जैसे पीडीएफ की बात है, जी। पीडीएफ के लिए मोबाइल का, लैपटॉप का, किसी डिवाइस का सहारा लेना पड़ेगा, और उससे आंखों का नुकसान है। अब वो कितनी देर तक पढ़ेंगे। जो पुराने लोग हैं उन्हें आता जाता ही नहीं वो चलाना। हाँ, उतना ज़्यादा नहीं आता है। और जो जिनको पीडीएफ से जो पढ़े ही नहीं, जैसे मैं अपने स्कूल में ना के बराबर, स्कूल में तो था ही नहीं, खैर कॉलेज में आके थोड़ा देखना करने का इसका सिस्टम बना है जी। अब उसमें भी कितनी देर पीडीएफ पढ़ लेंगे। तो फिजिकल बुक जो है, अच्छा नेट चला जाए, डिवाइस काम नहीं कर रहा, वो आप पढ़ ही नहीं सकते। सही बात है। और फिजिकल बुक है वो आप कहीं भी ले हमेशा जाओ, उपलब्ध कभी है भी आपके पढ़ लो। पास। सही बात है। लाइट चली भी जाए तो आप आराम से पढ़ सकते हो, अगर रोशनी आ रही है तो। करेक्ट। तो मेरा अपना मानना तो ये है कि बुक का फैशन बना रहेगा, अच्छा। भले ही कम हो जाए वो। जी जी जी। ठीक है। वही चीज़, जैसे आपने इतनी जगह घूम घूम के इतिहास जी का संकलन किया जी 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 और बहुत सारा मटेरियल भी खोजा, जी आपने समाज की ओर से, अग्रवाल समाज की ओर जी। से उसमें कितनी रुचि देखी। जो लोग इन चीज़ों की वैल्यू समझते हैं, जिनको इसका महत्व दिखाई देता है, जी। वो उस बात को हाथों हाथ लेते हैं। अच्छा। और जिनको कोई समझ नहीं है, वो उस बात का कोई महत्व नहीं देते। अच्छा। हालांकि क्या है, बहुत से लोगों को तो कंसेप्ट ही नहीं पता वंशावलियों का, वो काम क्या करती हैं। जी। जब मैं कई रिसर्च के दौरान मैंने लगभग 1200 के आसपास वंशावलियां इकट्ठी की थी। अच्छा, अलग अलग परिवार वंशों की पूरी, है ना। हाँ, ओके। तो उसमें ना कुछ पूरा, एक नाम जैसे आप बताएंगे किन किन की किया आपने हरियाणा में। उसमें हरियाणा में तो जैसे एक तो मतलब अगर बड़े परिवारों में कहेंगे ना, जी। उसमें जो उद्योगपति हैं हरियाणा से, उनमें जैसे एक तो जिंदल परिवार है, अच्छा। उसकी है। उसके अलावा और जो कई पुराने बैंकर्स थे, जमींदार थे, जैसे हिसार से सिरसा के बीच में कई सारे जमींदार थे बड़े बड़े। अच्छा। उसमें गनेडी वाले थे, खजांची थे, बागला थे, एक जमनेका वाले थे। अच्छा। इन सब की तो है ही। अच्छा। उसके अलावा जो रूरल एरियाज में थे, हाँ जी। जैसे हमारे गृहनगर जिले में कैथल जो हमारा जिला पड़ता, उसमें चौधरी परिवार था। ऐसे काफ़ी सारे परिवारों की है। जैसे जो राजस्थान में है जिनको मारवाड़ी कहते हैं, हालांकि उनमें अधिकतर अग्रवाल हैं। करेक्ट। तो उसमें पोदार हैं, बजाज हैं, खेतान हैं, गोयनका है। इंडिया के जो सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे अग्रवालों में, जी। ये किसी को नहीं पता कि कौन था, हालांकि लोग उनकी चर्चा भी कर देते हैं। हाँ। तो वो जो थे वो रामकृष्ण डालमिया थे। जो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड था उस समय पे उनकी, उससे पहले बल्कि प्री इंडिपेंडेंस के समय उनकी
3 करोड़ की नेटवर्थ बताई जाती थी। उस समय उनके 6 सीमेंट प्लांट थे करीब अपने। अच्छा। वो फॉरेन जितने सीमेंट बनाने वाले थे उनको सबको अकेले टक्कर दे रहे थे, और सबसे ज़्यादा उद्योग उनके लगाए थे। जब हम ये सब इतिहास देखते हैं और ये सब जी बातें, मतलब ये नाम बड़े परिचित नाम है सभी जी लोगों जी के जी लिए, जी तो हमें लगता है जब हम व्हेन वी थिंक ऑफ अग्रवाल्स तो हमें लगता है बिजनेस। जी लेकिन उन उद्योगपतियों ने स्वतंत्रता संग्राम में भी योगदान जी दिया। ये बात आपने हमें बताई थी जी जब हम बाहर बैठ के बात जी कर जी रहे थे। जी जी। थोड़ा उस पे भी प्रकाश डालिए मोहित जी। जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम है जी। उसका जब इतिहास लिखा जाएगा और निष्पक्ष ढंग से लिखा जाएगा हम्म। तो वो बिना अग्रवालों के उल्लेख के बिना पूरा नहीं हो सकता। अच्छा। क्योंकि भारत के जो बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे उनमें जैसे लाला लाजपत राय, देशबंधु गुप्ता, जमनालाल बजाज हम्म। और कई थे। जैसे हरियाणा से भी कई बड़े नाम रहे, उनमें श्यामलाल जैन थे, अपना बाल मुकुंद गुप्त थे, बिल्कुल। और ये नाम सभी के लिए बनारसी परिचित है। दास गुप्ता थे। हाँ जी, ये नाम परिचित है ना सभी के तो लिए। ये इन लोगों के तो लीड ये तो कर ही रहे थे। करेक्ट। पर पर्टिकुलर अगर हम 1857 की बात करें ना, जी। उस समय पे 10-12 आदमी कम से कम थे जिनको फांसी हुई थी अग्रवालों को। अच्छा। हरियाणा के अंदर जो इसको लीड कर रहे थे या जिन्होंने शुरुआत की क्रांति की, वो फांसी से हुई थी। अच्छा। तो उसमें लाला हुकुमचंद जैन थे। अच्छा। ज़्यादातर लोगों को तो पता था कि वो जैन हैं, जी। पर वो अग्रवाल थे। अच्छा, जैन उनका धर्म उन्होंने उसके जै हिसाब से अपना लगाया हुआ मतलब था। जैन प्रीचिंग्स थी उनकी ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो एक तो ये योगदान था हरियाणा में। जी। उसके अलावा अगर हम दिल्ली को देखते हैं तो दिल्ली में उस समय सबसे बड़े धन कुबेर थे रामजी दास गुड़वाले, अच्छा। जिन्होंने उस समय पे बादशाह को जो बताया जाता है कि 3 करोड़ रुपए उधार दिए थे और लाल किला अपने नाम गिरवी रखवा लिया था अपने नाम पे। अच्छा। अच्छा, क्या इसका हमें संदर्भ इतिहास में मिलता है कि ये भी जी एक जी, जनश्रुति है? तो ये संदर्भ है ना। अच्छा। जो लाला रामजी दास गुड़वाले हैं उनके परिवार के बारे में तो 1911 में भी जब दरबार भरा था ये दिल्ली वाला, जी। उसकी जो पुस्तक है उसमें भी जिक्र मिलता है। उनका ठीक है। परिवार तो है अभी भी दिल्ली में ही। अच्छा, वैसे भी हम देखते हैं जितनी भी हम जी तीर्थ स्थलों पे जाते हैं जी जी तो अधिकतर जो जी धर्मार्थ कार्य कराया है वो हमें वैश्य समाज से ही मिलता है, जिसमें अग्रवाल जी नाम जी एक प्रमुख नाम है। जी चाहे हम धर्मशालाओं में जाएं, चाहे किसी जी तीर्थ की हम देखते हैं उसका जी जी रेनोवेशन किया गया है ना, जी उसको जी संवारा गया है। जी तो धर्मार्थ कार्यों में तो हमें सबसे आगे ये समाज दिखता ही जी है। इसके अलावा जैसे हम जब राजस्थान की तरफ चलते हैं, जी शेखावटी जो ज़िला है, जी वहाँ पर हम बहुत सुंदर हवेलियाँ देखते हैं जी जी शेखावटी की, जी है ना, जिसके अंदर बहुत सारी सुंदर जी फ्रेस्कोज हैं, वॉल पेंटिंग्स हैं, और उनका आर्किटेक्चर अपने आप में अनुपम है। तो ये जो शेखावटी की हवेलियाँ हैं, ये हम जानते हैं कि मारवाड़ी समाज में से महेश्वरीज जो थे उन्होंने बनवाई थी। तो ये इस प्रकार का जो आर्किटेक्चर है उसमें भी अग्रवाल समाज को बहुत इंटरेस्ट रहा ही है। जी जी जी। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जैसे जहाँ तक जनहित कार्यों की बात है, जी। तो जनहित कार्यों को करना हमारे लोगों के खून में है। जी। अब वो खून में कैसे आया कि जो गुप्ता पीरियड था, जो गुप्ता राजा थे, जी। इतिहास उनके बारे में बहुत चर्चा करता है, हाँ। पर उनकी आइडेंटिटी जो है वो छुपी रह गई। अच्छा। तो जो उनके शिलालेख हैं उसके माध्यम से पता लगता है कि उनके कई गोत्र जो उनमें थे वो वही गोत्र है जो अग्रवालों में हैं। अच्छा। और उनकी जब हम गतिविधियों को आज वाले अग्रवालों से, आज़ादी से पहले वाले अग्रवालों से देखते हैं तो वो काफ़ी हद तक मेल खाती है। अच्छा। जिससे ये प्रमाण मिल रहा है कि वो वाकई में हमारे पूर्वज थे। अच्छा। जो हमारी हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी का एक मिसिंग सीक्वेंस है। अच्छा। अच्छा। कभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि सीक्वेंस कमज़ोर पड़ा हुआ है हिस्ट्री का अग्रवालों की, तो जी। वो सीक्वेंस को मैंने बनाने की कोशिश की अपनी बुक के माध्यम से। अच्छा। अच्छा। तो जनहित कार्यों की जैसे बात है ना, हाँ जी। इंडिया में या किसी भी देश में इकोनॉमी जो ट्रेडिशनल थी उसका आधार ट्रेड रूट्स था। जी। और वो ट्रेड रूट्स जब भी चल पाएंगे ढंग से, या वो इलाका जब भी चल पाएगा जब वहाँ सारी सुविधाएं होंगी। करेक्ट। अब उन सुविधाओं को उपलब्ध कौन कराए?
या तो राजा कराए या जो सामर्थ्यवान है वो कराए। कराए, सही बात है। तो सेवा कार्य कराने के कई पर्पस थे जी। कि एक तो वहाँ पे सुविधा मिले, सुविधा मिलेगी तो लोग वहीं रुकेंगे, वहीं काम करेंगे, हाँ। वो रास्ता आने जाने के लिए सेफ रहेगा और व्यापार चलेगा और पूरी अर्थव्यवस्था उस माध्यम से चलेगी। करेक्ट। क्योंकि जो हमारे यहाँ के ट्रेड रूट्स हैं, ट्रेड रूट्स ना कह के वो कहें हम पूरी लाइफलाइन थी। अगर पर्टिकुलर मैं आपको जैसे औरंगजेब के डेथ से पहले की बात करता हूँ, जो उस समय के जो आंकड़े मिलते हैं रेवेन्यू के, वो ये बताते हैं कि इंडिया का रेवेन्यू उस समय 25-30 करोड़ के आसपास था। अच्छा। आज से लगभग 350-350 साल पहले। तो उससे साफ जाहिर है कि उस समय इंडिया की अर्थव्यवस्था पूरी थ्राइविंग थी। ओके। पूरी अपने उरूज पे थी और उसके बाद वो गिरती चली गई। उस समय इंडिया का जो रेवेन्यू फ्रॉम द ट्रेड रूट्स ओके ऑल ओवर इंडिया जी, तो उस समय 25% कंट्रीब्यूशन था हमारा वर्ल्ड की जीडीपी में। करेक्ट। और जब अंग्रेज छोड़ के गए वो 2 या 3% रह गया। सही। तो वो उन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान तो भारत के व्यापार को नुकसान पहुंचाया ना। तो जनहित कार्यों की श्रृंखला मतलब हम आज से 2000 साल पहले से देखते हैं। उसका मैं आपको एक मिडिवल पीरियड का उदाहरण बताता हूँ। जिस समय ट्रेड रूट चल रहे थे और मिडिवल पीरियड चल रहा था, तो दिल्ली लाल किले से एक रास्ता गया है कुतुब को। तो कुतुब के रास्ते में जाने पे एक जगह पड़ती थी सारबन सराय। अच्छा। सारबन सराय में एक वहाँ पे सराय थी, इस वजह से उस जगह का नाम सराय पड़ा हुआ था। ये आप जैसे देख सकते हैं, ये नक्शा है। अच्छा। इसमें दिल्ली से कुतुब के बीच में इस सारबन सराय को दिखाया हुआ है। अच्छा। इससे क्लियर पता लगता है कि ये जो था ये ट्रेड रूट के बीच में था गांव। और 1911 के बाद जब नई दिल्ली बसानी थी तो ये आसपास के सारे गांव खाली कराए थे। अच्छा। तो उस समय ये इलाका भी खाली कराया, सराय वगैरह। हाँ जी। तो इसके सराय के पास में एक कुआं था। वो कुआं 2 अग्रवाल भाइयों ने बनवाया था। अच्छा। आज उसको लगभग 700 साल हो गए। अच्छा। वो कुआं अभी भी एग्जिस्ट करता है? नहीं, कुआं तो नहीं होगा, उसका टैबलेट है वो जो इंस्क्रिप्शन है ना। अच्छा। वो इंद्रप्रस्थ में रखा हुआ है। अच्छा। तो उसमें से कई सारी चीजें पता लगती हैं। हाँ। सबसे पहले रेफरेंस मिलता है उसमें हरियाणा का। अच्छा। हरियाणा सरकार ने उसको भी आधार माना था हरियाणा स्टेट की उस पे नाम रखने पे। अच्छा। हाँ। वो क्या रेफरेंस है मोहित जी, आपको तो पता ही होगा। उसमें जो आता है ना उसमें आता है हरियाणा देश से। अच्छा। अब जैसे एक सबसे पुराने अग्रवालों में जो ज्ञात कवि है वो विबुध श्रीधर हुए हैं। अच्छा। तो वो उससे पहले हुए 150 साल पहले। अच्छा। 12वीं शताब्दी में। तो उन्होंने एक मतलब जैनियों का ग्रंथ लिखा था पार्श्वनाथ चरित्र, जिसे पार्श्वनाचर्यु कहते हैं जी। तो उसका रेफरेंस भी है इसमें जी। तो उसके अंदर भी वो हरियाणा का जिक्र करते हैं। अच्छा। हरियाणा देश से असंख्य गांव में, यानी अच्छा। हरियाणा नाम का देश है जिसमें असंख्य गांव हैं और वो भी लिखते हैं कि यहाँ के लोग बहुत वीर होते हैं। अच्छा। अच्छा। क्योंकि जब हरियाणा बना तो हरियाणा बनते हुए जैसे कोई नया स्टेट बनेगा उसका नाम रखना है तो नाम कैसे रखें, तो वहाँ का इतिहास खंगाला जाता है जी। तो दाएं बाएं से जो इतिहास मिला उस इतिहास से उसमें ये दोनों रेफरेंस हैं। एक तो विबुध श्रीधर का और दूसरा ये इसका सारबन सराय के शिलालेख। अच्छा। अच्छा। तो इसके बेसिस पे हरियाणा का नामकरण हुआ है। अच्छा। तो इनडायरेक्टली कहें तो उस नाम रखे जाने में भी अग्रवालों की भूमिका है। अच्छा। अच्छा। तो ये लगा लो कि गुप्ता पीरियड से लेके अब जैसे गुप्ता लोगों ने खूब मंदिर बनवाए। सबसे ओल्डेस्ट जो मंदिर मिलता है वो भितारी का या भितार गांव का है। अच्छा। वो 1500 साल पहले का है। तो लगा लो 1500 साल से हम लगातार मंदिर बनवा रहे हैं। करेक्ट। और पर्टिकुलर अगर हम राजस्थान की बात करेंगे ना, पूरा रेतीला इलाका था। जब मैं वहाँ खुद एक बार गया
जब छोटा था जब तो समझ नहीं थी, जब बड़ा होने के बाद में गया तो मैंने देखा है तो ये रेत के टिब्बे सारे, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। यहाँ लोग कैसे रहते थे, कैसे काम करते थे, व्यापार भी करते थे और कमाते भी थे। जैसे जो हवेलियों का आपने जिक्र किया, हाँ जी। एक इलिया कूपर है, तो उन्होंने एक बुक लिखी है, उसमें उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा अगर शेखावटी के आर्किटेक्चर को रिकॉर्ड करने में लगाया है। अच्छा। तो उसके अंदर ना उन्होंने कम से कम भी 150 से ज्यादा हवेलियों की उसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अच्छा। कुछ की फोटो है, कुछ की नहीं है। अच्छा। और उसके अलावा हवेलियों से हटके जैसे जो छतरियां हैं, मंदिर हैं और सराय वगैरह या जो भी आर्किटेक्चर में चीजें आती हैं, हाँ जी, उन सब को लिया है जी। तो उसमें 156 के करीब लिस्ट है हवेलियों की। उसमें से 128 अग्रवालों की। अच्छा। और ये तो वो हैं जो उन्होंने सर्वे किया था। करेक्ट। जो उनके सर्वे में नहीं आई, जो बंद मिली, वो तो लिस्ट में ही नहीं है। हाँ। तो उसमें जब हम देखते हैं ना, तो 300 गज से लेके करीब 4000 5000 गज तक की हवेलियां हैं। उसमें बकायदा प्रॉपर जो हैं, वहां पे फोर्ट टाउन्स ज्यादा थे। 15 फोर्ट टाउन्स थे जो अग्रवालों ने डेवलप किए थे। अच्छा। उसमें एक टाउन जो बड़ा फ्लरिशिंग टाउन था, उसको सेठों का रामगढ़ कहते हैं। अच्छा। उसके पीछे बड़ी अच्छी कहानी है कि जब वो बसाया गया तो बसने की उसकी नींव कैसे पड़ी कि चुरू में आज से 250 साल पहले जब अकाल पड़ा, तो राजा ने ना जो ऊन सिंध से आती थी, वहां इकट्ठी होती थी, उसकी कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी। व्यापारी बोले जी काम तो है नहीं, आपने और टैक्स ठोक दिया हमारे ऊपर, हाँ। आप हटाओ इसको, बड़ी मेहरबानी करो। वो लोग माने नहीं। वो बोले आप कर क्या लोगे? कह रहे जी फिर ये तो आपको बताना पड़ेगा, हम क्या कर लेंगे। कह रहे आप इस गलतफहमी में मत रहना कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम आपसे बढ़िया शहर बसा के दिखा देंगे। अच्छा। हाँ, तो एक तरह से चैलेंज उन्होंने दिया उन्हें। चैलेंज दिया और उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट भी कर लिया। हाँ। और पूरा करके दिखाया। तो उन्होंने ना, उनके पास पड़ोस का ही एक राजा था, लक्ष्मण सिंह था, क्या नाम था उसका। अच्छा। उससे बात करी, वो बोला जी सेठ जी आप आ जाओ हमारे राज्य में, क्योंकि उन दिनों ना एक प्रतिस्पर्धा चलती थी कि किसके इलाके में कितने व्यापारी हैं। अच्छा। जितने व्यापारी उतना ज्यादा समृद्ध इलाका। हाँ। तो बल्कि वो कई नगर बसाने की भी ऐसे नींव पड़ती थी कि हम नया नगर डेवलप करेंगे, लोगों को लाएंगे जी। तो उस समय जो पोदार थे, जो नगर सेठ थे ना चुरू के, अच्छा। तो वो लोग उनमें बाद में मिर्जामल पोदार हुए। हाँ। जो उस समय के 18वीं शताब्दी के 19वीं शताब्दी के मिलियनेयर थे। अच्छा। मिर्जामल पोदार। मिर्जामल पोदार। अच्छा। पूरे इंडिया में 50 से ऊपर दुकानें थी उनकी। अच्छा। उस और समय क्या था उनका व्यापार? एक तो मनी लेंडिंग का, बैंकिंग का था जी। एक कमीशन का था, वुलन गुड्स का था, हुंडी पर्चे का था। अच्छा। महाराजा रंजीत सिंह के तो इतने खास थे कि वो सुई से लेके हाथी तक वही सप्लाई करते थे। अच्छा। उनके दरबार की जो सैलरी थी, वो सैलरी का ठेका भी उन्होंने उनको दे रखा था। अच्छा। कि भाई तुम जाओ मिर्जा सेठ जी के यहाँ चले जाओ, जो सैलरी अपनी ले लो, हम सेठ जी से बाद में हिसाब करते रहेंगे। अच्छा। इतना विश्वास था उनके ऊपर। अच्छा। और सेठ जी को प्रिविलेज भी मिली हुई थी उनकी तरफ से। अच्छा। तो पोदारों ने ना जब वो रामगढ़ बसाया, तो उस समय पे उसको बनाए रखने के लिए जो भी चीज़ें की जा सकती हैं, मंदिर बनवाया, दो तीन जोड़ बनवाए, उसके अलावा कुएं खुदवाए। उस समय पे ये सारा ट्रेड रूट का हिस्सा था, जब तक ट्रेड रूट उजड़े नहीं थे। अच्छा। इंडिया की जो फ्लरिशिंग इकोनॉमी थी, वो सारी ट्रेड रूट की वजह से थी। और सारे ट्रेड रूट्स के ऊपर जो लीडिंग पोजीशन में थे वो अग्रवाल थे, प्रॉपर नॉर्थ इंडिया में तो खास करके। तो सेवा कार्य तो उनको कराने जरूरी थे, अपने फायदे के लिए भी और जनहित के लिए तो करवाने ही थे। हाँ। अब एक जगह पब्लिक जब ही तो बचेगी जब वहाँ कुछ होगा। सही बात है। तो जो अग्रवालों की एक भावना थी मूल,
कि सबके हित में हमारा हित है। अगर सबको फायदा मिलेगा, आज तो लोग सोचते हैं हमारे को फायदा होना चाहिए हर चीज में, पर लोग तो उस समय हमारे पूर्वजों की ये प्राथमिकता थी कि भाई लोगों को फायदा होना चाहिए, हमारी तो देखी जाएगी। वे मानते थे अगर उन लोगों को मिल गया ना तो हमें पुण्य हो जरूर गया ना, वो मिलेगा। तो फिर पुण्य कमा लिया उन्होंने। हाँ, तो जो हमारी जो पारंपरिक अवधारणा थी इन कार्यों को कराने के पीछे, वो यही थी। अच्छा। और जैसे आर्किटेक्चर की बात है, हवेली को बनाने के कई पर्पस थे, मल्टीपर्पस थे ये। अच्छा। और जैसे मैं एक बार एक को कह रहा था, मैं कई बार था तुम्हारे बुजुर्गों ने एक बड़ी हवेली क्यों बनाई। मेरे एक दोस्त है, उनकी परिवार की 150 कमरों की हवेली थी हरियाणा में। हरियाणा में गिनती की 2-4 हवेली पता लगती है जो 100 से ज़्यादा या 100 कमरों की थी। अच्छा। वो हमारे पास के ही है, कुरुक्षेत्र के पास एक पिहोवा तीर्थ है, जी जी जी। तो उसके पास गुमथला गांव है, वहाँ पे थी उनकी। अच्छा। मैं कहा आपके बुजुर्ग 10 घर नहीं बना लेते? हाँ वो तो बहुत आसान थे हवेली बनाने से। हाँ। मैं कहा इतनी बड़ी हवेली, हवेली भी क्या महल बनाया था उन्होंने। तो मैं कहा उसके माध्यम से देखो क्या क्या चीजें थी। हाँ हवेली पे करेंगे क्या जाके, हाँ। तो पता लगता है वहीं से वो सारा बिजनेस ऑपरेट करते थे अपना। अच्छा। सिक्योरिटी भी थी, रेजिडेंस भी था। अब जैसे मिर्जा अमल पोदार का था जी। ये खास बात क्या है जो बिजनेस ऑपरेशन की इनकी टेक्निक्स देखने में आती है कि वो रहते तो जैसे चुरू में थे, और चुरू से वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में अपना बिजनेस चला रहे थे। हाँ ऐसा पता लगता है उस समय पे हाँ। अपनी जीवन में रहते, अपने जीवित रहते हुए जी। उनके फैमिली फर्म ने 80 लाख रुपए कमाए थे ओके। आज से 200 साल पहले। 80 लाख तो कमाए थे, और उसके अलावा संपत्ति रह गई वो अलग। इन्होंने हवेलियां जब बनवाई ना, तो हवेलियों में अलग अलग तरीके के थीम लगाए, जो भी उनकी समझ थी, या समझ भी ना कहें, वो पेंटर्स को खुला वो दे देते थे फ्री हैंड, कि जी जैसे आपको ठीक लग रहा है, जो आपकी समझ काम करती है वैसे आप उस हिसाब से करो। अच्छा। उसमें उसके पीछे भी कई पर्पस थे। जी। वो हवेलियों के जो भित्ति चित्र थे वो उनकी प्रतिष्ठा को दर्शाते थे, करेक्ट। सुंदरता को बढ़ाते थे। और वहाँ के जो लोकल कामगार मजदूर हैं उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते थे। करेक्ट। मान लो अगर 3 गांव में 5 गांव में एक मजदूर है, जहाँ कहीं भी हवेली होगी उसको काम और जो मिलेगा। प्रशिक्षित है, पारंगत है अपने काम में, उसको बुलाया जाएगा। फिर जो मिस्त्री है बनाने वाला, जी। क्योंकि बाहर से तो किसी को बुलाते नहीं थे, और वहाँ तो संसाधन भी नहीं थे कुछ। हाँ। संसाधन जुटाने पे बड़ा एक किस्सा है। अच्छा बताइए। राजस्थान में तो मतलब कुछ भी कहीं भी जाना आना ही इतना कठिन है, हाँ, संसाधन जुटाना तो और भी इसीलिए जटिल। सबसे ज्यादा कुएं खुदवाए मारवाड़ी व्यापारियों ने वहाँ पे, अच्छा। क्योंकि पानी था ही नहीं वहाँ पे। जी। अब मैं आपको उसका किस्सा सुनाता हूँ। वहाँ पे संसाधन है नहीं, अब आप हवेली कैसे बनाओगे? हाँ। देखो हवेलियां सबसे ज्यादा है वहाँ पे। हाँ। वो क्या करते थे, जैसे एक जना मेरे को बता रहा कि ना, जैसे सुबह सुबह जाते थे, मतलब अपना जो दैनिक नित्य कर्म करने, हाँ। तो वो क्या करते थे, एक लोटा लेके जाते थे साथ में। तो वापसी में क्या करते थे, जैसे लोटा जब खाली हो जाता था तो एक लोटा बालू का भर के और 1 या 2 पत्थर कपड़ों में रख के ले आते थे। तो एक आदमी घर का हो गया, ऐसे 3-4 भी कर लाए रोज के हिसाब से, तो इतनी बालू आ जाती थी और इतने पत्थर आ जाते थे कि एक कमरा बनाने का मटेरियल फ्री में आ जाता था। अच्छा। अच्छा। हाँ। जुगाड़ जैसा है ना, संसाधन, युक्ति लगानी जैसे। युक्ति आप ये समझो, जैसे हम ये कहते हैं कि भाई इतने साधन है, उसके बाद भी हम उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे। सही बात है। नहीं कर पा रहे ना आज। हाँ। और वो सीमित संसाधनों का भी बेस्ट उपयोग करते थे। करेक्ट। तो राजस्थान को तो ओपन आर्ट गैलरी कहा ही गया है। हाँ। उसके अलावा जो अग्रवालों का मूल निवास था हरियाणा, जी। उसके अंदर उन्होंने वही पूरा सिस्टम डेवलप किया हुआ था जैसा सेम टू सेम राजस्थान में। अच्छा।
पर उस पे क्या है, टुकड़ों में काम हुआ है, एक जगह पे है नहीं, कोई बुक पब्लिश नहीं हुई। हाँ हरियाणा जिससे की कि लोग हरियाली तो सबको दिखाई देती है, जी और आर्किटेक्चर का नहीं पता। हाँ, आर्किटेक्चर को हम जनरली राजस्थान के साथ जोड़ते हैं। हमारा जो खुद का परिवार है, हाँ उसकी कई 10-15 हवेली थी, अच्छा और उसमें ना चित्र भी बने हुए थे। पहले अच्छा जब मैं छोटा था ना, जब तो मुझे पता नहीं था इन बातों का। जी बाद में जब वो मैं देखने लगा तो मुझे समझ में आया, हमारे बुजुर्ग तो बहुत कुछ छोड़ गए हमारे लिए। उसमें ये देखो आप, ये एक दुकान है तो छोटी सी, पर इसमें 20-25 ऑब्जेक्ट बने हुए थे। इसके द्वार पे हाँ, अच्छा और नीचे ऐसे डिजाइन जो ये आप देखो, दिखा रहे ये हैं। हवेली का गेट है, जी इसमें आपको दिखाई दे जाएंगे हाँ ये, और एक भी है। सौंदर्य दृष्टि जैसे है ना। सौंदर्य दृष्टि थी। अब ये देखो, मैंने एक को दिखाया, हाँ ये अर्धनारीश्वर बने हुए जी, अच्छा ये हवेली के अंदर है। ये आपके अपने घर का है ये कहीं हमारी का? एक दूसरी फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली में उनके घर दूसरी का है। ब्रांच है, उनका है, ये हवेली है। अच्छा है तो 600 गज की है, हाँ पर ये ना ऐसी दिखाई देगी जैसे 2000 गज की है। अच्छा ग्रैंड इसका एलिवेशन अच्छा और जो इसकी ब्यूटी है, हाँ जो उस समय जो इनकी जो हवेलियां थी ना, हाँ जी वो इनके इतिहास को बताती थी। ये देखिए, बहुत सुंदर। इसमें ये जैसे जब हम लकड़ी इसको की सीलिंग देखते है हैं, हाँ, और अंदर भित्ति चित्र। अब जैसे इसको जब हम देख रहे हैं ना, हाँ ऐसा लग रहा है मार्बल के ऊपर जो है पेंटिंग करी हुई करेक्ट करेक्ट। है, पर मार्बल नहीं है ये क्या है फिर? ये चूना है। चूने के ऊपर पेंट। इतनी सफाई से चूना लगा हुआ है। कुशलता वैसे तो कहते हैं कितनी, चूना लगा क्या, पर ये वाकई में चूना लगा हुआ है। पर कितना नीट है सब, हाँ, बिल्कुल लेवल। वही तो खास बात है इसकी। जी अब ये है, इसमें परियां बनी हुई है, ये कितना सुंदर, ये देखिए। बहुत सुंदर। हाँ दिख रहा है। तो उसमें ये पता लगता है कि उस समय के लोग इतना बारीक और इतना शानदार काम कराते थे। आज कम से कम 100 साल हो गए होंगे इसको बने हुए, और ये अभी भी है। और एज इट इज़ फाइन कंडीशन में है। हम सीमेंट के मकान बनाते हैं, 25-30 साल बाद सीमेंट झड़ना चालू हो जाता है। सही बात है। अब जैसे कई मैं टाउन्स बता रहा था राजस्थान के, जी उसमें मंडावा की एक हवेली है, गोयनका की। शेखावटी हवेली है वो। जी हाँ जी, तो उसमें ना एक हवेली के अंदर, इस पे ऊपर वाली ये वाले पैनल पे सीलिंग में। राधा कृष्ण झूमते हुए दिखाए हुए हैं, अच्छा और वो 100-150 साल हो गए। उस पे मिट्टी तो चढ़ गई होगी, हाँ पर गीला करके कपड़ा मारे तो इतना ही साफ तो दिखेगा। वो ऐसा दिखाई देगा आज बनाया है ये। अच्छा मतलब हमारे बुजुर्ग ना जो भी काम करते थे उसमें क्वालिटी ओरिएंटेड थे वो। करेक्ट। आज हमें, हमारे समाज के लोगों को तो बहुतों को समझ में नहीं आ रहा वो, हाँ और बाहर से लोग आते हैं सर्दियों में देखने उसको। मुझे लगता है जैसे आप लोग उसको देखते रहते हैं, आपके जीवन का वो अंग बन चुका है, कुछ विशेष नहीं है उसमें। ये उसके पीछे का कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा ना हमें। हाँ सही बात है। नहीं तो आज जो हवेली है, हवेलियों की जो चौखट है, हाँ जी जो उसके पल्ले हैं, हाँ दरवाजे हैं, हम्म, वो लकड़ी ही नहीं मिलेगी आज। हाँ सीजनड और इतनी स्ट्रांग। वो दरवाजा कोई 10 लाख का, कोई 20 लाख का, और दरवाजा क्या, वो तो किले के दरवाजे की तरह बनाया हुआ इतने है। मोटे मोटे दरवाजे होते हैं। हाँ हमारे जो पूर्वज थे ना जी, उनको घर बनाने का या हवेली बनाने का नहीं पता था, उनको दुर्ग बनाने का पता था, क्योंकि हम राजाओं के वंशज हैं। अच्छा इसीलिए जब हमने हवेलियां बनाई, वो बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे बनाई। अच्छा। जब आप हवेली के उसको देखोगे, आर्किटेक्चर को, जी उसके मैप को, वो एक दुर्ग से मेल खाती है बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। और यूपी के अंदर जो बड़े बड़े जमींदार थे, उनकी तो हवेलियां इसी तरीके की थी कि वो महल जैसी दिखाई देती थी। हाँ जी बिल्कुल। तो आर्किटेक्चर को तो इन्होंने भरपूर प्रमोट किया है। हाँ बस ये बातें मुझे लगता है जैसे जी। उजागर करने की जरूरत है। एक जैसे जी, जी। दृष्टि मिल जाती है ना किसी को। जी 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 अब कभी हम में से कोई जिसने भी ये पॉडकास्ट देखा है, सुना है, जी वो देखेगा शेखावटी की हवेलियों को, तो उसका ध्यान जाएगा कि अच्छा ये किस समाज ने जी बनवाई है, जी जी या फिर धार्मिक कार्य कराई, या जी। तीर्थों का
जिसे कहते हैं कि जीर्णोद्धार कराया गया। जी जी तो किस समाज ने कराया, उसके पीछे की एक हिस्ट्री हमें याद आ जाएगी। जी जी मोहित जी, जैसे हम जी। ब्रिटिश पीरियड को देखते हैं, जी है ना, तो उसमें हम जनरली सोशल साइंसेज में ये नैरेटिव पढ़ते हैं कि इंडिया का बहुत डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जी हुआ। नेचुरली भारत को उन्होंने रॉ मटेरियल का एक केंद्र बना के जी वहाँ से चीज़ें बाहर निर्यात करके फिनिश्ड प्रोडक्ट हमें सप्लाई करने की कोशिश की। तो सबसे ज़्यादा जो कमर टूटी हमारी वीविंग इंडस्ट्री की और हमारी कॉटन इंडस्ट्री की टूटी। लेकिन आपने अपनी पुस्तक में लिखा है कि उस समय जो अग्रवाल समाज था उसने एक औद्योगिक क्रांति भी की। जी। तो ये कैसा एक पैराडॉक्स है? जैसे जो हमारी पारंपरिक जो स्थिति रही है, जो हमारा इतिहास रहा है, हमारे पूर्वज जैसे व्यापार भी कर रहे थे, राज भी करते थे। जब राज छूट गया तो व्यापार करने लगे जी और प्रशासनिक क्षेत्र में आ गए। तो व्यापार करते हुए वो मुख्यतः बिक्री तक सीमित थे, उद्योग नहीं चलाते थे ऐसे बहुत ज़्यादा। तो जब भारत के उद्योग नष्ट हो गए 1857 तक आते आते या उसके बाद, तो लोगों का काम खत्म हो गया। हाँ अब जब काम करेंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से? हालांकि लोग व्यापार तो कर रहे थे। तो उसमें क्या हुआ, अब जो चीज़ें आपको चाहिए वो कहाँ से आएंगी? रोज रोज बाहर से थोड़ी मंगाएंगे। हाँ और काफ़ी समय तक, जैसे लंबे समय तक व्यापार किया ना इन्होंने, जी तो इनको ये समझ में आया कि ये अगर हम खुद बनाएं हाँ। तो हम ज़्यादा पैसा भी कमा सकते हैं और हमारे देश की तरक्की भी होगी। क्या लोगों चीज़, को जैसे जिस चीज़ की आप इशारा कर रहे हैं, क्या चीज़ है वो? जैसे जूट है, हाँ जूट प्रेस होती थी, हाँ। कॉटन प्रेस होती थी। वो बेल्स बना के या उसके गट्ठर बना के बाहर चले जाते थे। हाँ जी। तो हम बना क्या रहे थे? कुछ नहीं। हाँ हम तो वही आप वाली बात है कि रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे थे। जी। पर हम उससे हट गए बाद में हाँ कि हम रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं करेंगे। हाँ। हम जो है उसको आगे नेक्स्ट स्टेज पे ले जाएंगे और मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेंगे। ऑल राइट। तो टेक्सटाइल मिल्स लगानी शुरू की। अच्छा। फिर जैसे जूट के बैग बनते हैं, गनी बैग्स कहते हैं, बोरे बनाते हैं, जी जी जी। तो वो बनाए। बनाने वालों ने तो बनाने में कमाई करी, हाँ। बेचने वालों ने बेचने में कमाई की। अच्छा साथ में लोगों को रोजगार मिला। अच्छा। और उसमें मतलब आप ये देखो कि 1870 से उद्योग लगाने शुरू कर दिए अग्रवालों ने। अच्छा। उसमें अच्छा। सबसे पहला जो परिवार था जिन्होंने उद्योग लगाए, हाँ। वो जुग्गीलाल कमलापत सिंघानिया का था, जिसको अच्छा आज जेके ग्रुप बोला जाता है। अच्छा। वो पिछले 150 साल से इंडस्ट्रियलाइजेशन में है जी जी जी। और आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखा कभी। करेक्ट। तो वहां से शुरू हो गया 1870 से। तो उसमें ना, जैसे अपनी जो नॉर्दर्न इंडिया की बेल्ट है, जी। ये कॉटन रिच है, हाँ तो बहुत सारी कॉटन मिल्स लगी यहाँ पे। हाँ, सही बात है। और धागों की मिल्स बहुत बनी धागों है ना। की मिल लगी। फिर जैसे महाराष्ट्र विदर्भ का इलाका, वहाँ भी कॉटन ज़्यादा होती है, जी। वहाँ कॉटन की लगी। फिर बंगाल, असम, इधर जूट ज़्यादा है, हाँ जूट की लगी। बिहार साइड में राइस की, ऑयल की, बंगाल में भी राइस की। जी इस प्रकार अन्य अन्य जहाँ जो संभावनाएं दिखाई दी, जी। तो वो लोग अलग अलग ट्रेड में ऐसे इंडस्ट्रीज में घुसते चले गए। अच्छा कुल लगभग 50 के आसपास उद्योग थे जो स्थापित किए गए। अच्छा अच्छा। अब जैसे सर गंगाराम है, सर गंगाराम का ज़्यादातर लोगों को ये पता है कि उनका हॉस्पिटल था। करेक्ट। वो ना तो कोई डॉक्टर थे, वो बाई प्रोफेशन तो सिविल इंजीनियर थे, बाई पैशन एग्रीकल्चरिस्ट थे, अच्छा और बाई हार्ट फिलेंथ्रोपिस्ट थे, समाज सेवी थे। अच्छा उन्होंने अपने समय में जो चैरिटी ट्रस्ट बनाई आज से 100 साल पहले, उसमें लगभग 23 लाख रुपए उस समय जोड़े थे। अच्छा 23 लाख समझो आज के तो अरबों में जाके बनेंगे। अच्छा। तो उस समय पे उन्होंने जिस तरीके से काम किया, तो उसमें ये बात पता लगती है कि उद्योग भी लगाए उन्होंने कई सारे। करेक्ट। सो हमारा जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की हम बात करते हैं जी। ब्रिटिश पीरियड में, इट वाज नॉट टोटल डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जी। बट हमारे अपने एंटरप्रेन्योर्स जो थे हमने उन्होंने। रिवाइव किया ना जी इसको। जी ठीक है। अब जैसे उस समय ये कहते हैं, जैसे कई बार जैसे पॉलिटिक्स लोग बोलते हैं
कि ना भारत में सुई भी नहीं बनती थी। हाँ सही। जो पाकिस्तान का इलाका है ना, हाँ जी। ये जो बांग्लादेश का इलाका है जो काट दिया गया, हाँ। सबसे ज्यादा इलाका डेवलप था जी वो। हम्म उस इलाके के अंदर हम्म सबसे ज्यादा उद्योग लगे हुए थे, हम्म इसीलिए उसको काटा गया। हम्म। बांग्लादेश में इस समय भी 300 परिवार मारवाड़ियों के रहते हैं। अच्छा। उसमें एक मेरे मित्र हैं, उनको ये पता है कि स्टेशन पे कितने मारवाड़ी रहते हैं। अच्छा। तो वो बताते जब वहां गए ना, अंग्रेजों ने वो इलाका पूरा बर्बाद कर दिया था। हम्म वहां सारा कपड़ों का मेन काम था, जबकि ढाका से जो मलमल आती थी उसका तो पूरा वो चर्चा है इतनी ही, फाइन थी कि भाई वो अंगूठी में से पूरा पूरी थान निकल निकल जाती। जाएगा। करेक्ट। वो वहां फिर जाके उन्होंने दोबारा से उद्योग लगाए। अच्छा। अच्छा, जो उसमें जैसे सेवा कार्यों में आई थी ना एक बात, वो रह गई बीच में, मुझे हाँ जी। ध्यान आया अब। हाँ। जो एक तो लाहौर, हम्म कराची, हम्म फिर बद्रीनाथ, हम्म। नेपाल में जनकपुरी जहाँ सीता जी का मायका है, जी जी जी। नीचे रामेश्वरम, हाँ। इधर कलकत्ता, हम्म। उधर गुवाहाटी, हाँ और इधर नीचे रंगून सबसे हाँ नीचे, हाँ और इधर चटगांव। हाँ। इस पूरे इलाके में इन्होंने मतलब पूरा जो उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप था जी। उसके अंदर इन्होंने सब जगह सेवा कार्य किए हुए थे। अच्छा। इन सब जगहों पे थी धर्मशालाएं, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ। जी जी जी। और कई स्कूल्स और कॉलेजेस जिसपे हम नाम देखते ही हैं, है ना? स्कूल्स की बात करोगे तो इन किसी किसी जगह पे स्कूल भी था, कॉलेज भी थी, डिस्पेंसरी भी थी, करेक्ट। हॉस्पिटल भी था। धर्मार्थ औषधालय जैसे होते हैं हाँ, ना। हाँ। अब जैसे भिवानी में एक आई हॉस्पिटल था, जी। उसमें 200, 250, 300 किलोमीटर दूर से भी लोग आंखें बनवाने आते थे, अच्छा। आज़ादी से पहले। अच्छा। आज़ादी के बाद भी नहीं था कोई बड़ा हॉस्पिटल। हाँ। वो हॉस्पिटल जो है जालान परिवार ने बनवाया था। अच्छा। इसी प्रकार मतलब जिसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, जी। अब वो प्रमोट कैसे होगी, हाँ। आपके हिसाब से कैसे बढ़ेगी वो? जब पॉलिसीज इस प्रकार की बनेंगी, जब उन प्रोडक्ट्स की डिमांड होगी, ऑफ कोर्स सबसे पहले तो। उसमें ना जी, आप वाली बात तो ठीक है, एक पॉइंट और है हाँ। कि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन जब बनेगी जब उसको चलाने वाले अच्छे मैनेजर्स होंगे, वर्कर्स होंगे। ठीक है। वर्कर्स को तो ट्रेन कर सकते हो आप, पर मैनेजर को उस हिसाब से ट्रेन करने का पूरा सिस्टम होना चाहिए। करेक्ट। वो कैसे आएगा जी? अच्छा ठीक है, बताइए। तो हमारे उन्होंने क्या करा, अग्रवाल लोगों ने, उन्हें पता था कि अब ना हमें मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हमने कर दिया है, उसी हिसाब से इंडस्ट्रीज भी चलानी है आगे, करेक्ट। और उसी हिसाब से लोग चाहिए। करेक्ट। तो उन्होंने जगह जगह पे इंडस्ट्रियल स्कूल खोले। अच्छा। उस समय पे नॉर्दर्न इंडिया में पूरे में कहीं कॉमर्स स्कूल नहीं था जी, कॉलेज नहीं था। अच्छा। तो सबसे पहले जो कॉमर्स का कॉलेज खुला वो लाहौर में खुला, हेली कॉलेज ऑफ कॉमर्स। अच्छा। वो सर गंगाराम ने खुलवाया। अच्छा। तो उस समय बल्कि अंग्रेज जानबूझ के खोल नहीं रहे थे, वो कह रहे हमारे पे जगह नहीं है, फंड नहीं है, बहाने लगा रहे थे। वो कह रहे ये पकड़ो चाबी, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है मेरी, तो मैं कुछ नहीं करना, इसमें शुरू कर दूं अपनी जी। खुद की जमीन अपनी खुद की बनी हुई जो बंगला था, बिल्डिंग थी, हाँ जी। वो डोनेट कर दी। राइट। इसी प्रकार दिल्ली में जो लाला श्री राम थे, DCM ग्रुप जिन्होंने चलाया, उन्होंने दिल्ली कमर्शियल कॉलेज खोला। अच्छा। एक अपनी पत्नी के नाम से खोला, उसका नाम लेडी श्री राम है। यही दिल्ली कमर्शियल कॉलेज बार में SRCC कहलाया है। अच्छा अच्छा। इसी ठीक है। प्रकार कलकत्ता में भी इंडस्ट्रियल स्कूल खोले गए। अच्छा। तो कुल मिला के इस सब चीज़ों के माध्यम से ना हम राष्ट्र निर्माण में इनकी एक बड़ी भूमिका देखते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने मोहित जी। जो और चीज़ें हम अपने आगे देखते हैं पर हम उसके बारे में और सोचते नहीं। ये सब जो चीज़ें हैं ना जी, इससे मोटा निष्कर्ष पता है जो निकलता है कि एक वैल्यू सिस्टम था इनके पास, जो ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम था, जी। और जो इनकी टेक्निक्स थी, स्ट्रेटेजीज थी, वो इतनी इम्पोर्टेंट थी कि उसी के भरोसे, उसी की बदौलत जहाँ पर भी गए वहीं सक्सेसफुल हो गए। करेक्ट।
और वही मोटे तौर पे जो टेक्निक्स हैं, स्ट्रेटेजीज हैं, वो आज भी चल रही हैं और हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं। मजे की बात है, हमें पता ही नहीं। तो उसी सब को अपनी इस बुक की जो सेकंड पार्ट है, जो वैल्यू सिस्टम के बारे में और जो टेक्निक्स है, इसमें मैंने बताया है। अच्छा, इसमें हिस्ट्री है फर्स्ट वॉल्यूम में। अच्छा, अच्छा। तो जो भी आदमी इनको पढ़ेगा जी। उसको इतिहास तो पता लगेगा ही, बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में पता लगेगा, टेक्निक्स और स्ट्रेटेजीज के बारे में पता लगेगा जी। साथ में जो हमारे पूर्वजों के बारे में कहावत आती है 52 बुद्धि, हाँ, वो राइट। 52 बुद्धि जो है वो 52 गुणों की चर्चा है। अच्छा। वो 52 गुण क्या है, किसी को पता ही नहीं। हाँ। वो जो 52 गुण है ना, वो रिसर्च के माध्यम से पता लग रहे हैं। अच्छा। और वो सब व्यवहारिक गुण है जी। आज भी कुछ कुछ गुण किसी किसी में दिखाई देते हैं। हाँ। 52 तो नहीं होंगे हर एक में, पर उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट गुण है ना, जिसकी सबसे पहले मैंने आपको जिक्र किया है, वो नेटवर्किंग है। नेटवर्किंग वैसे तो एक बिजनेस का बड़ा बेसिक सा फंक्शन होता है, करेक्ट। पर वो हर कोई कर नहीं पाता। हाँ। नेटवर्क एक तो बनाना, नेटवर्क चलाना। आपका जब तक अगर नेटवर्क स्ट्रांग नहीं होगा, आप सरवाइव ही नहीं कर पाओगे ढंग से। सही बात है। जिस समय मराठा युद्ध हारे तीसरा पानीपत का, उस समय पे हारने का और दुनिया को तो बाद में पता चला, सबसे पहले पूना के साहूकारों को पता लगा, जो पूना के महाजन थे। अच्छा। क्योंकि उनका अपना जो हरकारे थे, अच्छा, हरकारे मैसेंजर्स थे, जो दौड़ के सारी जाते थे। चीजें पता, जो पूरा नेटवर्क चलता था जिनके माध्यम से हाँ जी। 200-200 मील एक बार में कवर कर जाते थे। करेक्ट। तो उनकी सूचना पहुंचाने के बाद सबसे पहले उनको पता लगा था। अच्छा। तो जो इनका बिजनेस सिस्टम है, बिजनेस सिस्टम की जो स्ट्रक्चर है, जो टेक्निक्स हैं, वो आज भी इतनी एफिशिएंट हैं कि अगर कोई उसे समझे तो चाहे वो व्यापार ना भी करे तो भी वो कहीं मार नहीं खाएगा। एक जीवन जीने की शैली, एक कला आ जाती है कला इंसान है को ना। जी। इस विषय में हम आपसे फिर बात करेंगे जी। मोहित जी। आज जो आपने हमें इतनी विस्तृत जानकारी दी अग्रवाल जी। समाज के बारे में, उनके धर्मार्थ कार्यों जी। के लिए, चाहे वो स्कूल खुलवाने से लेकर जी। शेखावटी के आर्किटेक्चर तक जी। की बातें हों, उनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। जी। आपसे फिर हम मिलेंगे जी। संगम टॉक्स पे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। जी।